हेलो एंड वेलकम बैक टू पायनियर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। ये क्लास होने वाली है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। ये बेसिकली एक रिवीजन क्लास है और हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पकड़ के ही चलेंगे। लाइन बाय लाइन इन द सेंस कि यहाँ के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, बट एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये रिवीजन क्लास है तो कुछ स्पेशल टॉपिक्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूपी बोर्ड का पेपर होना है आई थिंक हमारे ज़िले में 23 को, तो उसको कवर करने के लिए एक कम से कम 1 से 2 लाइव क्लासेस चलेंगी। 2 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक जो भी टाइमिंग होगी कंफर्म कर दी जाएगी। उसमें होगा क्या कि जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो रिवीजन की सीरीज में उसको ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई इसको अलग से सूट करके डाला जा रहा है, क्योंकि और भी पेपर है, बच्चे उसको देख नहीं पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स की। मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही जेनेटिक्स की शुरुआत इन द सेंस कि जानते तो सब थे, बट एक अप्रोच होती है किसी चीज़ को देखने की, उसके बारे में सोचने की, वो काम किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक, इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और जितने भी इनके मेंडल के जो रूल्स हैं ये रिप्रोडक्शन दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन एंड गैमेटोजेनेसिस पर ही बेस्ड है। ज़्यादातर बात इन्होंने यही की, जैसे जो भी एक्सपेरिमेंट हैं हमारे जेनेटिक्स के, ये सारे के सारे इस बात पे बेस्ड हैं कि कैसे एक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी ट्रांसफर होता है, और इसी ट्रांसफर को हम केवल और केवल एक चीज से देख सकते हैं, वो है रिप्रोडक्शन। तो इस वजह से इनके जितने भी लॉस थे ये सारे के सारे रिप्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन पे बेस्ड थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है ना। एनसीईआरटी में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। ये 7 कैरेक्टर और उन 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेट हैं। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अभी बात की जाएगी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या सीन होता है, कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। बात करेंगे इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि मेंडल ने सेल्फिंग कराई और सेल्फिंग कराने के बाद इनको क्या रिजल्ट मिला और किस बेसिस पे इन्होंने अपना लॉ दिया है, ठीक है ना। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए और उन कैरेक्टर के 14 ट्रेट थे, ठीक है। 7 कैरेक्टर में इन्होंने हर एक कैरेक्टर का सिंगल 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 क्रॉस कराया। अब सिंगल क्रॉस कराने का मतलब जैसे इन्होंने टॉलनेस का मान लीजिए जीन लिया, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास कैरेक्टर है और वो उनके ट्रेट्स है, कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो ये 7 कैरेक्टर में ये दो दो ट्रेट्स हैं इनके। अब इन ट्रेट्स में इन्होंने क्रॉस कराया किसी एक ही कैरेक्टर को लेके, यानी कि क्रॉस कराया स्टेम हाइट को लेके, या फिर फ्लावर कलर को लेके, या फिर फ्लोरल पोजीशन को लेके। तो अगर किसी एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आइए इस क्रॉस को देखते हैं और इसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। हमें यह बात पता है कि मटर हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, ये दोनों के दोनों डिप्लॉइड होते हैं। दैट मीन्स इनके पास एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती है। दैट इज कुछ भी हो सकता है। इन्होंने 2 तरीके के जीन लिए, मेल को लिया कैपिटल टी। एक बात और कर लेते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। फिर आगे बढ़ेंगे। होमो का मतलब होता है सिमिलर, जब दोनों के दोनों हमारे ये एलेल्स हैं, एक ही जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म्स को बोला जाता है एलेल्स। ये जो दोनों एलेल्स हैं अगर ये सेम हुए, चाहे कैपिटल टी चाहे स्मॉल टी, ये दोनों ही होमोजाइगस है। बट हेट्रो का मतलब होता है गड़बड़। कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है ना। तो इन्होंने होमोजाइगस कैपिटल टी लिया और फिर होमोजाइगस ही स्मॉल टी लिया और इनको बना दिया अपने क्रॉस में पेरेंट, क्योंकि इन्हें यह देखना था कि कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट टू प्रोजनी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया, दैट्स वाई इस क्रॉस को बोला गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इस क्रॉस को जरा देख लेते हैं। इस क्रॉस को हम कराते हैं प्यूनिट स्क्वायर में, जिसको रेगनर्ड सी प्यूनिट ने रिकमेंड किया था, तो उनके नाम के सम्मान में हम उसे बोलते हैं प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, ये है हमारा कैपिटल टी, ये हमारे पेरेंटल हैं, पेरेंट थे हमारे कैपिटल टी मेल और कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल लिया गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मटर का जो पौधा होता है उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। तो जिस भी प्लांट को हम फीमेल चूज करेंगे उसका इमैस्कुलेशन कर देंगे, दैट मीन्स मेल को काट के हटा देंगे,
यानी एंथर पूरा का पूरा जो एंड्रोशियम है उसको काट के हटा देंगे, और एंड्रोशियम के हटाने को मतलब एंड्रोशियम को काट के हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो ये जो फीमेल फ्लावर है इसका इमैस्कुलेशन होगा, जबकि मेल फ्लावर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनके गैमेट बनाएंगे तो केवल 2 टाइप के गैमेट इनसे पॉसिबल है, और इनसे बनाएंगे तो 2 टाइप के गैमेट इनसे पॉसिबल है। तो इनका फर्टिलाइजेशन जब करेंगे, दैट मीन्स जब हम बनाएंगे F1 जनरेशन, तो 2 गैमेट पॉसिबल मिले हमारे मेल के और 2 गैमेट पॉसिबल मिले हमारी फीमेल के। इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ऑल आर टॉल बने, सारे के सारे लंबे बने, ठीक है ना, सारे के सारे टॉल पौधे बने। अब इनको मेंडल ने बोला F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पेरेंट थे और ये पहली संतान इनकी हुई, तो इनको बोला गया F1 जनरेशन। अब यहाँ पे मेंडल थोड़े से परेशान हुए कि सर हमने एक लंबे स्टेम वाला पौधा लिया था, एक छोटे स्टेम वाला पौधा लिया था, तो ये जो पौधा बना है ये सारा का सारा लंबा बना, ये बौनेपन वाला जीन कहाँ चला गया? जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन तो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, मेल की तरफ से भी ट्रांसफर हो रहे हैं, फीमेल के भी जीन्स प्रेजेंट है, तो ये जो फीमेल के स्मॉल टी वाले जीन्स थे ये कहाँ चले गए? तो इन्होंने फिर से इन्हीं में से किसी 2 को चुना दोबारा से पेरेंट, इन्हीं में से फिर से किसी को चुना पेरेंट। और इन पेरेंट्स में खास बात यह है इनकी भी गैमेटोजेनेसिस होगी। हमने ये पेरेंट चुन लिया, पेरेंट चुनने के बाद हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में सर मान लीजिए आपने F1 से ही 2 पेरेंट उठाए, तो दोनों ही पेरेंट सिमिलर होंगे, तो इनके गैमेट्स भी सिमिलर ही होंगे, बस ये है कि जेनेटिक वेरिएशन इन दोनों में होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, किसी को भी मेल माने किसी को भी फीमेल माने, जैसे इसी को मेल हमने बोल दिया और इसको हमने फीमेल बोल दिया। तो इस डायरेक्शन में हमने मान लीजिए मेल को सजा लिया और इधर हमने लगा दिया फीमेल को। अब इनका फिर से क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ मेंडल हुए परेशान, ठीक है ना, कैसे कराना है? इसको इनसे मिलाएंगे, फिर इनको इनसे मिलाएंगे, इनको इनसे मिलाएंगे, इनको इनसे मिलाएंगे, क्रॉस हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसे ऐसे एक क्रॉस और ऐसे ऐसे दूसरा क्रॉस, यही होता है क्रॉस का रिजल्टेंट। मेंडल यहाँ पे परेशान हुए, परेशान ऐसे हुए कि सर F1 जनरेशन जो हमने बनाई थी वहां पे सारे के सारे पौधे लंबे, लेकिन जैसे ही F2 का क्रॉस कराया यहां पे वेरिएशन देखने को मिला। वेरिएशन क्या कि ये जो प्लांट बना है ये बिल्कुल अपने पेरेंटल टाइप बना है। दैट मीन्स कि एक कैरेक्टर ऐसा जो F1 में नहीं दिखा पर F2 में दिखा। अब इसको लेके मेंडल ने अपना रूल दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ जेनेटिक्स या फिर मेंडेलियन लॉ। इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 लॉज दिए थे, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जरा इन दोनों लॉज को समझते हैं। मेंडल ने कहा जब 2 डिसिमिलर पेयर हैं, दैट मीन्स जब कंडीशन हो हेट्रोजाइगस, उस कंडीशन में एक जो एलिल है ये दूसरे पर अपना असर दिखाता है, जिसकी वजह से इसका असर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जैसे एक छोटी सी हम बात करें कि जैसे क्लास में एक टीचर प्रेजेंट है, तो क्लास में 100 बच्चे बैठे रहे, उन बच्चों का असर क्लास में खत्म हो जाता है। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों की ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चों की प्रॉपर्टी बदमाशी करना है। बट टीचर की प्रेजेंस में, क्योंकि टीचर डोमिनेट है, तो टीचर की प्रेजेंस में बच्चों की जो हरकत है, बच्चों की जो बदमाशी, वो सारी की सारी दब जाती है, लेकिन टीचर के हटते ही वो बदमाशी फिर से आ जाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि जब पेयर डिसिमिलर हो उस कंडीशन में एक का कैरेक्टर दब जाता है। दबना और खत्म होना दोनों की बात अलग अलग होती है, ये कैरेक्टर कभी खत्म नहीं होते, ठीक, ये जीन में बने रहते हैं। हाँ, किसी दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस में वो अपने असर को नहीं दिखा पाते, ठीक है ना। यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये अपने कैरेक्टर को इसके ऊपर ओवर एक्सपोज कर देता है, जिसकी वजह से इसका कैरेक्टर खत्म हो जाता है। वही वाली कहानी है कि रसगुल्ला खा के चाय पियोगे तो चाय मीठी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि चाय में चीनी कम है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि आपने उससे ज्यादा मीठी चीज पहले खा ली है, तो वो आपके चाय के मिठास के असर को कम कर देगा अपने आप, ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि भैया कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेंट है, लंबाई के लिए जिम्मेदार है। दैट्स वाई जब ये दोनों आपस में एक साथ रहेंगे तो स्मॉल टी का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और ये जो कैपिटल टी है वो अपनी डोमिनेंसी शो करेगा। ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक।
फैक्टर अकर इन पेयर, मेंडल ने कभी इन्हें जीन नहीं कहा, इनको कहा है फैक्टर। तो फैक्टर्स अकर इन पेयर एंड दीज आर डिस्क्रीट यूनिट, कि ये फैले हुए होते हैं। बाद में ये बताया गया कि नहीं, ये फैले हुए नहीं, क्रोमोसोम पे होते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, बहुत पहले की है, मेंडल की बात है। तो उस समय जेनेटिक्स के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने ये जो बातें बोली हैं, इनमें कुछ कमियां तो जरूर हैं, बट स्टिल एनसीईआरटी में जो चीजें हैं कि भाई हमें ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है ना। मेंडल ने कहा फैक्टर, इनको वो जीन नहीं कहा करते थे, क्रोमोसोम नहीं कहा करते, इनको फैक्टर बोला करते थे वो। उन्होंने बोला फैक्टर अकर इन पेयर, और ये डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, यानी कि फैले हुए छितरे हुए यूनिट होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमेटोजेनेसिस पर ही बेस्ड है। वो ये कहता है कि कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप के, ये दोनों होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। ये बोलता है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ये जो एलिल का पेयर है ये बिल्कुल आजाद है अलग होने को। और जब गैमेटोजेनेसिस होती है, हमें भी पता है कि एक स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया से, या फिर हम कहें पॉलन मदर सेल से, एक पॉलन मदर सेल से टोटल 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने ये बोला कि जब भी गैमेटोजेनेसिस होगी तो ऐसे जो गैमिट्स हैं ये 50% गैमिट इनका कैरेक्टर उठाएंगे और 50% गैमिट इनका कैरेक्टर उठाएंगे। दैट मीन्स कि सर जो 2 एलिल्स हैं, जब इनका सेपरेशन होगा तो 50% एलिल एक स्पर्मेटोगोनिया में जाएंगे और 50% दूसरे में जाएंगे। अगर 1 से 2 बन रहा है, 1 से 4 बन रहा है, तो 25% कैरेक्टर की शेयरिंग होगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सीधा इसी बात पे बेस्ड है, गैमेटोजेनेसिस पे, कि 50% गैमेट इनके जैसे और 50% गैमेट इनके जैसे। हालांकि पॉसिबिलिटी बनती है 4 की। उससे कोई दिक्कत नहीं, अब क्रॉप करना पड़ेगा इसको। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंफर्म है, ठीक। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, सीधा या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात नहीं करेंगे, टेस्ट क्रॉस के बाद हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हुए बढ़ते हैं आगे सीधा टेस्ट क्रॉस में। अब टेस्ट क्रॉस किया क्यों जाता है? ओह एक चीज छूट गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यही बता देते हैं, वो है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। ये क्यों निकालना होता है? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों ने जब क्रॉस किया तो ये बना कैपिटल टी, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बना स्मॉल टी। इस कंडीशन में ये 3 पौधे बनते हैं, दिखते हैं लंबे, ठीक है ना, ये टॉल दिखते हैं और ये ड्वार्फ दिखता है। ये 3 पौधे दिखते हैं लंबे और ये एक पौधा दिखता है बौना, तो इसको बोलते हैं फिनोटिपिक, जो सामने से दिख जाए, फिनोटिपिक रेशियो। 3 दिखे लंबे तो 3:1, एक दिखा बौना तो 1। बट अगर इसी का जीनोटिपिक रेशियो दिखा, अच्छा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक में डिफरेंस क्या है? जीनोटिपिक जीन्स जो होते हैं वो हम आंखों से विजुलाइज तो कर नहीं सकते, देख रहे हैं हाँ फलाना जीन तुम्हारे पास है, ऐसे तो नहीं बोल सकते। बट हाँ तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस को देख के ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम लंबे हो कि छोटे हो कि काले हो कि गोरे हो, ठीक है ना, ये सारी बातें तुम्हें बताई जा सकती हैं। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है, पर वो आता जीनोटाइप से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जीनोटिपिक कैरेक्टर है, मतलब जीनोटाइप है, एक है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का हो गया 1, 2 है स्मॉल टी तो हो गया 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी तो वो हो गया 1। तो कैपिटल टी का हो गया 1, कैपिटल टी स्मॉल टी का हो गया 2 और स्मॉल टी का हो गया 1। ये है हमारा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इतने पे खत्म हो जाता है। अब समस्या आती है कि सर एक बात बताइए, हमारे पास 2 पौधे हैं, दोनों लंबे लंबे, और हमें जीनोटाइप आपने बोला अभी देख के तो बता नहीं सकते, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फलाना जो जीनोटाइप है ये कैपिटल टी वाला है और फलाना जो पौधा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है? दैट मीन्स कि होमोजाइगस लंबा कौन और हेट्रोजाइगस लंबा कौन, ये बताना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये जानना कि जो हमारे पास प्योर प्लांट है, वो मतलब जो लंबा प्लांट है वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, यानी प्योरिटी से बना है या फिर इम्प्योरिटी से। अब प्योरिटी इम्प्योरिटी का क्या मतलब होता है? जैसे मानते हैं कैपिटल टी ये प्योर टॉल हुआ और कैपिटल टी स्मॉल टी ये टॉल होना तो नहीं चाहिए था, बट ये कैपिटल टी के इन्फ्लुएंस में टॉल हुआ है, इस वजह से हम इसको प्योर टॉल नहीं कहते।
ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन प्योर टॉल है और कौन इम्प्योर टॉल है? तो इसके कंडीशन में हम लोग हमेशा लेते हैं रिसेसिव जीन, दैट इज कैपिटल स्मॉल टी। इसके साथ इन दोनों का ही क्रॉस कराएंगे, एक बार इनके साथ क्रॉस कराएंगे और एक बार इनके साथ क्रॉस कराएंगे। अच्छा, ये क्रॉस हम मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं और इनके रिजल्टेंट के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि एक्चुअल में ये जो प्लांट है ये डोमिनेंट था या फिर होमोजाइगस था या फिर हेट्रोजाइगस था। ये रिजल्ट के बेसिस पर होता है। तुम बोलोगे सर आप तो सामने सामने से क्रॉस करा दे रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में रिप्रोड्यूस करा के देखना पड़ेगा कि ये प्योर टॉल था या इम्प्योर टॉल था। इनके रिजल्ट पर ये बेस्ड होता है। कैसे? अगर कैपिटल टी वाला प्लांट होगा और उसका अगर हम रिप्रोडक्शन कराएंगे स्मॉल टी के साथ, यानी कि क्रॉस कराएंगे बेसिक स्मॉल टी के साथ, तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसे ही तो हमने कराया था, तो F1 जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि सर इसमें जो है वो 100% प्लांट आपने यहां क्रॉस करा दिया, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्रॉस करा दिया और क्रॉस के बेसिस पे बता दिया कि 100% प्लांट टॉल बनेंगे। एक्चुअल में अगर हम इसका फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान देना होता है कि बौना पौधा और कोई भी लंबा पौधा उठा के क्रॉस कराओ, रिजल्टेंट के बेसिस पे हम जीनोटाइप की बात करते हैं। ठीक, जैसे एक पौधा उठाया, उसका मिल गया 50% टॉल 50% डॉर्फ, तो हम तुरंत बोल देंगे भैया ये जो पौधा था आपका मटर का ये हेट्रोजाइगस वाला था। और वहीं पे अगर 100% टॉल आ गए तो हम बोल देंगे सर ये जो आपका पौधा है मटर वाला वो 100% प्योर यानी होमोजाइगस टॉल का था। तो यहाँ देखिए 100% आ गया, ये होमोजाइगस टॉल हो गया। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हेट्रोजाइगस की बात कर लेते हैं, सर ये लंबा पौधा हमको पता नहीं है, बस हम रिजल्टेंट पे बात कर रहे हैं, इसके साथ ही क्रॉस कराना है, क्योंकि आपने बोला है इन दोनों का क्रॉस अलग अलग स्मॉल टी के साथ कराना है। चलिए करा के देखते हैं। सर ये जो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनेंगे स्मॉल टी और ये भी बनेंगे स्मॉल टी। सर 50% हो गए टॉल और 50% हो गए ड्वार्फ। इस कंडीशन में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सर 50% पौधे अगर लंबे और 50% पौधे बौने बन रहे हैं, दैट मीन्स कि वो वाला जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस टॉल था, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा था। तो ये था टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हमारे जो पौधे हैं ये कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टॉल थे या फिर हेट्रोजाइगस टॉल थे। इसके बाद मेंडल के नियमों को, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को चूर करने के लिए आए दो लॉज, एक है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक है कोडोमिनेंस। अब यहां पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ स्नैपड्रैगन या फिर एंथ्रेनियम सपा के प्लांट पे। इन्होंने, साइंटिस्ट ने, दो फ्लावर लिए जिनके कलर थे रेड एंड व्हाइट। मेंडल के अकॉर्डिंग जब इनका क्रॉस होता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे रेड वाला डोमिनेंट कर रहा है और व्हाइट वाला रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस का रिजल्ट भौचक्का करने वाला था। ठीक, और उसके बेसिस पे साइंटिस्टों ने ये कहा कि जीन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, दैट्स वाई उनका बिहेवियर भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। तो इस क्रॉस को भी जरा सा देख लेते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ। इनकम्प्लीट का मतलब एक अधूरा डोमिनेंस, कि भाई ना हमारी बात मानी जाएगी ना तुम्हारी बात मानी जाएगी, ना तुम डोमिनेंट ना हम डोमिनेंट, हम दोनों का मिला जुला बात होगा। वो मम्मी लोग जाती है मार्केट में ना, तो वो कहेगा 500 तो वो कहेंगे 250, फिर मिला जुला के 200 में बात निपट जाती है। तो वो वाली कहानी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तुम्हारी सुनेंगे ना हम अपनी वाली करेंगे, ये दोनों की बीच की बात हो जाएगी। तो वही वाली कहानी यहाँ पे है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक कैपिटल आर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, डोमिनेंट फिनोटाइप को शो कर रहा है, जबकि स्मॉल आर रिसेसिव फिनोटाइप को शो कर रहा है। इनका क्रॉस होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं जिनके फ्लावर ये सारे के सारे रेड आने चाहिए थे, बट जैसे ही F1 जनरेशन बना यहाँ पे सारे के सारे आ गए पिंक। ठीक, ऑल आर पिंक। अब यहाँ पे परेशानी हुई। परेशानी क्या हुई सर? मेंडल ने तो बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे फूल लाल होने चाहिए, पर ये तो पिंक हो गया। तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये सभी के लिए सेम नहीं होता, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। दैट्स वाई जो लोग मेंडल के जेनेटिक्स को फॉलो करते हैं, मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम मेंडलियन में पढ़ेंगे, और जो नहीं फॉलो करते हैं उनको अलग से हमें जानना पड़ेगा। इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल, अब F1 बना दिया है तो जरा F2 भी बना देते हैं। F1 में सारे के सारे तो पिंक बन गए,
क्योंकि F2 जनरेशन तक हमें ले जाना है, तभी हम जेनेटिक्स के एक वेरिएशन को समझ पाएंगे कि जीन्स में किस तरीके से वेरिएशन होता है। केवल एक ही सीरीज में, अगर जनरेशन में एक ही सीरीज में जाएं, अगर पेडिग्री में एक ही जनरेशन तक हम जाएं, तो प्रॉपर रिजल्टेंट हमें नहीं मिल पाता है। तो एटलीस्ट पेडिग्री में 2 जनरेशन तक तो जाना चाहिए। फिर इनकी गैमेटोजेनेसिस होगी। हाँ, इक्वलिटी के लिए अब मेल फीमेल को ऊपर नीचे नहीं, ये इस तरीके से क्रॉस में रखते हैं, ठीक, ये भी बात जानना जरूरी है। तो इनके गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, इनके गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले। इनको मेल मान लो, इनको फीमेल मान लो, क्रॉस करा दो। यहाँ आएगा कैपिटल आर, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ आएगा स्मॉल आर। ठीक, वही कहानी है बिल्कुल F1 जैसी, जो F1 और F2 जैसी कहानी थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही है, बट ये अलग रूल को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशियो है उसकी बात कर लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 1 है कैपिटल आर, ठीक, तो 1 रेशियो, ये 2 हो गए 2:1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जीनोटाइप जो है वो मिल गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गए हमारा जीनोटिपिक रेशियो। ये तो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही आया सर, एकदम सेम आया, बट यहाँ फिनोटिपिक रेशियो में थोड़ी गड़बड़ी होती है। फिनोटिपिक जो रेशियो होता है वो मेंडल की तरह बिल्कुल नहीं आता, यहाँ आता है 1:2:1। दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताता है कि ये ऑटोनॉमस फीचर नहीं होता जीन का, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी ही करेगा, इस वजह से ये रिजल्टेंट वेरी किया। अच्छा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में एक दूसरा केस आ गया, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का केस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए जिम्मेदार होता है हमारा ये कोडोमिनेंस है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, साथ डोमिनेंसी शो करना कि चलो ठीक है, वहां क्या था कि हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे, तुम हमारी बात भी नहीं मानो, किसी बीच की बात होगी। यहाँ क्या है, दोनों की बात मानी जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई पार्टी हो रही है, उस पार्टी में किसी ने बोला कि ऐसा भैया भोजपुरी गाना बजेगा, एक ने कहा नहीं अंग्रेजी गाना बजेगा, तो जो डीजे है बोला दोनों बजा देंगे हम, चलो कोई बात नहीं, कभी तुम्हारा कभी तुम्हारा, ठीक। ऐसा है कोडोमिनेंस कि हम किसी को ऊपर नहीं रख रहे हैं कि हम तुमको सुपीरियरिटी दे रहे हैं, तुम सबसे ऊपर रहोगे, तुम्हारी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जैसा मेंडल ने कहा था कि कैपिटल टी ही डोमिनेट करेगा, स्मॉल टी की कोई वैल्यूएशन नहीं है जब तक वो होमोजाइगस में ना आए। बट यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हम दोनों की बात मानेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के बेसिस पे वो जर्सी गाय होती है हमारी, ठीक, उसके बाद बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो पैचेस होते हैं, उनमें जीब्रा होता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें पैचेस पाए जाते हैं, हमारा तेंदुआ हुआ उनमें पैचेस पाए जाते हैं, सारे के सारे कोडोमिनेंस की वजह से ही होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा ब्लड ग्रुप डिपेंडेंट होता है आई जीन पे, और जो इनके ऊपर कोड्स होते हैं वो A, B और नॉट, ये 3 जीन है। इन्हीं 3 जीन्स के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा का पूरा ब्लड चार्ट बनता है। जैसे हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे माँ से क्या आ रहा है और हमारे फादर से क्या आ रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। यहाँ हम मेंडल के क्रॉस को फॉलो कर सकते हैं, बट जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस शो करता है, बाकी ए और बी ब्लड ग्रुप जो है ये डोमिनेंसी शो करते हैं। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर शो करने की बात है एबीओ ब्लड ग्रुप में, तो केवल ए ब्लड ग्रुप और केवल बी ब्लड ग्रुप ये डोमिनेंसी को शो करते हैं, बट ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस को शो करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो हो रहा है, और यही ऐसा एक जगह है जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल भी कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ए और बी अगर सेपरेट है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेंगे, और ए और बी एक साथ हैं तो ये कोडोमिनेंस शो करेंगे। कैसे, अगर हम ब्लड ग्रुप के इस चार्ट पे भी ध्यान दे सकते हैं, IA ये होमोजाइगस है, कोई डोमिनेंसी का केस नहीं, ब्लड ग्रुप बनेगा A। बट IA और I नॉट के केस में ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, तो A ओवर डोमिनेट कर रहा है ओवर O, ठीक, I नॉट पे डोमिनेशन हो गया इसका। उसके बाद IB ये B ब्लड ग्रुप, फिर IB I नॉट ये भी B ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। उसके बाद IA IB ये रिप्रेजेंट करते हैं कोडोमिनेंस, दैट मींस ब्लड ग्रुप AB, ठीक है। और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन होता है I नॉट और I नॉट का, ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप O। इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे जीनोटाइप आ जाते हैं। यहाँ पे केवल एक ही सिनेरियो ऐसा जनरेट हो रहा है जहाँ पे कोडोमिनेंसी शो हो रही है, दैट इज ब्लड ग्रुप AB। बाकी सारे के सारे लॉ ऑफ डोमिनेंस को इजिली फॉलो करते हैं। अब जरा सा
क्रॉस की बात कर लेते हैं कि क्या मेंडल के जो रूल्स हैं वो रूल्स यानी F1 और F2 जनरेशन के जो रूल्स होते हैं क्या वो इन पे लगेंगे। जैसे किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप हमें पता है बट उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप जानना है, या फिर हमें पॉसिबिलिटी जाननी है कि दो ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप फला फला है वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके प्रोजनी किस तरीके के बनेंगे, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। तो लेट्स सपोज कि एक ब्लड ग्रुप हो गया ए और एक ब्लड ग्रुप हो गया बी, ठीक है ना, बी नहीं, हम यहाँ पे ओ ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ले लेते हैं ओ। तो हमें इनके जीनोटाइप की पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी, सर आपने जीनोटाइप की पॉसिबिलिटीज दे रखी है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए बी ओ एक फिनोटाइप हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए के लिए दो जीनोटाइप पॉसिबल हैं, एक है IA और एक है IA I0। तो हमें डबल क्रॉस करा के, क्योंकि हमें पूरी पॉसिबिलिटी जाननी है, तो उस पूरी पॉसिबिलिटी के लिए हमें हर टाइप के जीनोटाइप का पता होना चाहिए। जैसे ब्लड ग्रुप ए के लिए दो चीजें हैं सर, एक हो जाएगा IA और दूसरा जीनोटाइप है IA I0। तो चलिए क्रॉस करा के दिखाते हैं। ओ के लिए तो सर I0 यही जीनोटाइप है, तो सबसे पहले हम IA के साथ क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर 100% बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले बनेंगे। 100% बच्चे कैसे बनेंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले। क्रॉस कराइए, चलिए यूनिट स्क्वायर में ही क्रॉस करा लेते हैं। यूनिट स्क्वायर में सर क्रॉस कराएंगे ए ओ मिलेगा AO। और सर आपने अभी बताया है जब ए और ओ साथ में रहते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या बनता है, ए बनता है। दैट मीन्स कि सर पहली पॉसिबिलिटी से तो 100% जो बच्चे हैं वो ए ही बनेंगे। बट दूसरी पॉसिबिलिटी का क्या, वो भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें माँ बाप के जीनोटाइप्स के बारे में तो पता नहीं है। सर अगर हम इसको फादर मान लें और इसको मदर मान लें, ठीक, या फिर हम आज बायोलॉजी के टर्म में हम यूज करते हैं स्पर्म डोनर एग डोनर, तो इस कंडीशन में इसके जीनोटाइप के बारे में हमें कंफर्म नहीं पता, पर इसके बारे में तो 100% श्योर है कि सर ओ ब्लड ग्रुप केवल एक ही टाइप के जीनोटाइप से पॉसिबल होता है, दैट इज I0, ठीक है। तो इनका तो पता है, बट इनके बारे में जरा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। IA I0 इनका क्रॉस कराते हैं यूनिट स्क्वायर में। तो सर यहाँ पे सबसे पहले AO और OO क्रॉस कराएंगे, AO। दैट मीन्स कि सर ये जो पेरेंट्स हैं आफ्टर मैरिज इनके जो चाइल्ड बनेंगे उनकी पॉसिबिलिटी या तो ए ब्लड ग्रुप की होगी या तो ओ ब्लड ग्रुप की होगी, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ आना संभव नहीं है, ठीक। तो ये डन हो गया। अगर कोई तीसरी पॉसिबिलिटी आ रही है तो स्पर्म भी किसी तीसरे का है, इनका स्पर्म नहीं हो सकता, ये गारंटी है, ठीक है ना। ये जेनेटिक्स की पावर है, यही क्षमता होती है जेनेटिक्स की। दैट्स वाई कभी भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो स्पीसीज बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफर करती हो, ठीक, वो कभी भी रिप्रोड्यूस करके उसका कोई आउटकम नहीं निकाल सकता है, ठीक है ना। दो डिफरेंट स्पीसीज, जैसे हम बोले कुत्ता और घोड़ा, ये आपस में रिप्रोड्यूस करके कभी भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते। अगर हम घोड़े का स्पर्म किसी कुत्ते में, किसी बिल्ली में, किसी बंदर में इंजेक्ट कर दें तो ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, भले ही उस प्राइमेट का या फिर उस मैमल का ओवुलेशन उसी दिन हुआ हो, ठीक है ना। क्योंकि जीन्स की जब तक होमोलॉगस नहीं मिलेंगे या फिर हम आर्टिफिशियली उनको नहीं मिलाएंगे तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। और ये जेनेटिक्स का एक तरीके से बड़ी खूबसूरत बात है जेनेटिक्स की, कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता हो तो बच्चों के पॉसिबल ब्लड ग्रुप हम जान सकते हैं, पॉसिबल ब्लड ग्रुप, और इन ब्लड ग्रुपिंग के अलावा कोई दूसरा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मेंडल ने ये जो बातें कही थी ये, अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की बात करेंगे, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे मेंडल की, वो थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने अपने ही कैरेक्टर्स में से केवल एक कैरेक्टर को चूज किया था, ठीक है ना। 7 कैरेक्टर उनके एक्सपेरिमेंट में थे, उस 7 कैरेक्टर में से मेंडल ने केवल एक कैरेक्टर को चूज करके अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम बोलते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब जो मेंडल करेंगे, मतलब मेंडल का ही जो क्रॉस है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 2 कैरेक्टर्स को लेके बेस्ड है। 2 कैरेक्टर कौन कौन से, एक तो सीड का शेप राउंड और एक कलर येलो, इसमें ये डोमिनेंट है राउंड एंड येलो। रिसेसिव का जो जीन है वो है हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये हमारे पास चार्ट है, हालांकि इस चार्ट में फोकस नहीं करना है हमको, ये चार्ट हम खुद बना के एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे बनता है, क्या होता है। इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए, एक तरफ मेल डोमिनेंट
फीमेल के कैरेक्टर लिए रिसेसिव आप चेंज कर सकते हो, मेल फीमेल किसी को भी बनाओ, बस ध्यान रखना जिसको भी मेल बनाना है, ठीक है ना, जिसको भी मेल बनाना है उसमें कोई इमैस्कुलेशन नहीं, कोई ओवरी का रिमूवल नहीं, बट जिसको फीमेल बनाना है उसमें इमैस्कुलेशन जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सीड उसी से कलेक्ट करने हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पे राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई, जबकि यहां पे कुछ भी ले सकते हैं, यहां पे इन्होंने आर लिया है, ठीक, यहां पे हमने स्मॉल आर स्मॉल वाई। सबसे पहले पॉसिबल गैमेट्स बनाएंगे, इसके बेसिस पे भी मेंडल ने एक लॉ दिया था जिसको बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी गैमेटोजेनेसिस पर ही बेस्ड है कि जब गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पे कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है, लेकिन F1 बनाने के बाद F2 में चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दो पॉसिबल हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बन गए। ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी बनेंगी बट टाइप एक ही होगा, ठीक है ना। जैसे हम किसी के वहां रसगुल्ला लेके गए 1 किलो, तो उस 1 किलो में मान लो 10 पीस चढ़े, तो 10 के 10 रसगुल्ले हैं, तो टाइप नहीं बदला बट क्वांटिटी कितने भी हो, ठीक है ना। 1 किलो ले जाए, 1 कुंटल ले जाए, रसगुल्ला रसगुल्ला ही रहेगा, पीसेस बढ़ेंगे पर टाइप नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स तो होंगे पर टाइप यही आएंगे हर बार, जैसे इसके साथ इसको मिलाया तो भी आर वाई, इसके साथ इसको मिलाया तो भी आर वाई, ठीक है ना, तो कोई वेरिएशन तो आना नहीं है। तो इसमें अब फर्टिलाइजेशन करेंगे। एक बात ध्यान देना, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। गैमेटोजेनेसिस में होमोलॉगस से कोई मतलब नहीं होता, और यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, जबकि फर्टिलाइजेशन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ही आपस में मिलने चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। गैमेटोजेनेसिस में क्या, जैसे हमने इनके साथ इनको मिला दिया, तो क्या ये आर वाई का होमोलॉगस है? क्या रेड कलर ये रिंकल्ड क्या येलो का होमोलॉगस हो सकता है? रिंकलनेस जो है वो सीड की प्रॉपर्टी है कि उसका जो आउटर कवरिंग है वो एक्चुअली ये स्टार्च ग्रेन पे बेस्ड होता है कि वो रिंकल्ड होंगे या फिर फ्लैसेड होंगे, यानी कि फूले फूले होंगे। ये स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस पर बेस्ड होता है। तो स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस सीड के कलर से कोई लेना देना रखेगा? नहीं रखेगा, सीधी सी बात है। तो सर यहाँ पे इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे मेंडल का यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कोई किसी के साथ जाए हमको कोई मतलब नहीं। अभी दिखाते हैं कैसे कोई जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ही आपस में मिलने चाहिए। तो अगर हम F1 बना रहे हैं तो इस कैपिटल आर के साथ मिलेगा ये स्मॉल आर, और इस कैपिटल वाई के साथ मिलेगी ये स्मॉल वाई। ये बन गया F1 जनरेशन। अब F1 में जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 आया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हुए थे, उसी तरीके से इनका भी F1 कैसा आएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होंगे। दैट मीन्स कि सारे के सारे जो सीड बनेंगे वो राउंड और येलो बनेंगे। अब यहां पे मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। क्या आता है चला देखते हैं। अब गैमिट बनाना है तो होमोलॉगस का झंझट छोड़ दो एकदम। कैसे? सर कैपिटल आर कैपिटल वाई, सर कैपिटल आर स्मॉल वाई, सर स्मॉल आर कैपिटल वाई, अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई। सर यही तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आर वाई के साथ कैपिटल वाई के साथ जाए, स्मॉल वाई के साथ जाए, ठीक, या फिर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ जाए, स्मॉल वाई के साथ जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ये गैमेटोजेनेसिस कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। बट जब भी फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ध्यान रखना हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को ही आपस में फर्टिलाइज करवाना है। अगर हेट्रो मतलब जो इनके कैरेक्टर में नहीं है, हम कह रहे हैं कि राउंडनेस येलोनेस से कहाँ मिल रहा है भाई? कलर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता शेप के साथ, ठीक है ना। अब जरा आगे इनके बच्चे बनाते हैं, ठीक। तो हम पहले वाई के जीन्स को आगे रखेंगे, दैट मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनको पहले रखते हैं, फिर दूसरे को रखते हैं इन्हीं के बेसिस पे। लेकिन हम स्क्वायर बनाएंगे सीधा, ठीक है। 4 टाइप के जीनोटाइप मिले हैं हमें, यानी कि जो स्पर्म या फिर ओवम मिला है वो कितने टाइप का मिलेगा? 4 टाइप का। तो वो टाइप्स हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर है स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम जैसे डेकोरेशन यहां पे हुआ है, इसको थोड़ा ऐसे करते रहे हम, स्मॉल आर स्मॉल वाई, वैसे ही डेकोर यहां भी करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मिलाना चालू करते हैं, ठीक। तो मिलाना चालू करते हैं तो हम सीधा सीधा मार्कर के बेसिस पे रिंकल्ड, ठीक, येलो और ग्रीन के बेसिस पे, सर यहाँ पे आर आर राउंड होगा सीड, और कैपिटल वाई कैपिटल आई डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट मीन्स सीड होगा येलो और राउंड। यहाँ पे सर आर आर स्मॉल हो गए रिंकल्ड, पर वाई वाई कैपिटल हो गए, तो यहाँ पे जो होगा वो कलर तो येलो होगा बट सीड का शेप, वेट अ मिनट, ये कैपिटल वाई है, स्मॉल आर, हाँ, ठीक। सीड जो होंगे वो रिंकल्ड येलो होंगे, ठीक। इस केस में सॉरी अभी आर आर, ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, सारे के सारे राउंड येलो होंगे, क्योंकि ये आर और वाई का कैरेक्टर है। इधर भी आर और वाई का कैरेक्टर डोमिनेंट वाला है, तो ये लेयर और ये लेयर पूरी तरीके से डोमिनेट करेगी, दैट मीन्स राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इस लेन में भी जाएंगे सीधे सीधे, इस लेन में भी आएंगे सीधे सीधे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इनके साथ इनका क्रॉस, सर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां पे येलो तो बनेगा बट रिंकल्ड होगा, येलो रिंकल्ड। दूसरी कंडीशन सर स्मॉल आर, यहां कैपिटल आर हो गया तो राउंड तो होगा, यहां कैपिटल वाई यहां स्मॉल वाई, राउंड येलो, ठीक। अगली कंडीशन सर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो सर रिंकल्ड और येलो, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। सर अगले में कैपिटल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन, यानी राउंड होगा और ग्रीन होगा, ठीक। अगले कंडीशन में सर कैपिटल आर स्मॉल वाई सर राउंड एंड ग्रीन। अगली कंडीशन स्मॉल आर कैपिटल वाई सर कैपिटल वाई आ गया तो येलो, और स्मॉल आर आ गया तो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। अगली कंडीशन सर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल हाँ ठीक, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर आ गया सर, तो 100% श्योर है राउंड होगा, और वाई आ गया तो ग्रीन होगा, तो राउंड एंड ग्रीन। फिर सर अगले कंडीशन में आते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये हो गए हमारे पूरे के पूरे रेशियो। जीनोटिपिक जो रेशियो आता है, फिनोटिपिक जो रेशियो आता है, सारा का सारा रेशियो हमारे सामने साफ है। ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो है, जो देखने में दिख जा रहा है हमें वो होता है फिनोटिपिक। जीनोटिपिक रेशियो अलग होता है। ये जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो आया 9:3:1, ठीक, 9, ठीक, 9:3:1। बढ़ते हैं थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में कि थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या कहा। एक्चुअल में जो कैरेक्टर की शिफ्टिंग हो रही है, कैरेक्टर एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्टिंग में किस तरीके से जीन्स का रोल होता है। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला मेलांजेस्टर लिया। अच्छा, कई बार ये पूछता है कि मक्खी ही क्यों, तो एक बात याद रखना, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि खर्चा कम से कम आए और आउटकम जल्दी दिखे। ड्रोसोफिला मेलांजेस्टर की जो लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, लगभग 1 वीक की होती है। इनको फीडिंग के लिए, खाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। दैट्स वाई इन्होंने ड्रोसोफिला मेलांजेस्टर ली, और ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है ड्रोसोफिला मेलांजेस्टर। ये फुगीवोरस फ्लाई होती है, ठीक है ना, जो फल खाने, मतलब फल पे डिपेंडेंट होती है, फल खाया करती है। थॉमस हंट मॉर्गन ने यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात बताई। मजेदार बात ये बताई कि जब जीन्स का सेग्रीगेशन होता है, अच्छा हम लोगों ने मियोसिस पढ़ा है, और मियोसिस में हमने पढ़ा है सर माइटोसिस से बिल्कुल अलग होती है मियोसिस। मियोसिस में एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और उसी क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे आते हैं वेरिएशन। जैसे जब भी हमारा माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बात खत्म, ठीक। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। हमारे
ये जो मियोसिस है, मियोसिस में दो स्टेजेस होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, बट मियोसिस फर्स्ट जो है इसमें होता है बहुत ही क्रूशियल इवेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे? इसका जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें एडिशनल 5 स्टेज आती हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो लिप्टोटिन, जाइगोटिन की जो प्रोसेस है, जाइगोटिन में दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं और पैकेटिन में पैकेट का एक्सचेंज यानी कि जीन्स का एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। ये पैकेटिंग की स्टेज है और ये लगभग सभी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होती ही होती है, ठीक, जब भी गैमेटोजेनेसिस होता है। तो इस वजह से आते हैं वेरिएशन। तो मेंडल ने वेरिएशन के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि हाँ क्रोमोसोम्स की वजह से, फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। थॉमस एंड मॉर्गन ने ये बताया कि भाई देखो, कौन सा जीन कितना वेरी करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक क्रोमोसोम और उस क्रोमोसोम पे ये जीन्स लिखे हुए हैं, तो इस जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। क्या ये जीन्स बहुत नजदीक नजदीक है, क्या ये जीन्स बहुत दूर दूर है। इसके बेसिस पे जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो नए जीन्स यानी नए कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो ये मॉर्गन ने कहा कि जो जीन्स नजदीक नजदीक हैं उनमें लिंकेज ज्यादा है। लिंकेज यानी ये जीन्स आपस में बहुत क्लोज लिंक है, जस्ट लाइक योर क्लोज फ्रेंड। तो जो क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड्स में कोई दरार डालने की कोशिश करता है तो उनमें आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आपस में बात करके उस मामले को वहीं ख़त्म कर देते हैं। वो अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ते, ये नया कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। उसी तरीके से अगर किसी भी रिलेशन में लिंकेज ज़्यादा रहेगा तो रिकॉम्बिनेशन कम बनेंगे, और आजकल के रिलेशनशिप में लिंकेज की कमी होती जा रही है, तभी नए कॉम्बिनेशंस बनते जाते हैं। मान लो ये दो जीन्स हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो इनमें जो है लिंकेज की कमी है, और जब लिंकेज की कमी हो गई तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हायर हो जाते हैं, और रिकॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो हो सकता है 50% तक। इसको मॉर्गन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाया है। दो क्रॉस करा के, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, ये दो क्रॉसेस हैं। यहां पे जरा Y और W जीन्स के बीच में डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे कि Y और W के बीच में जीन्स में कैसी डिस्टेंस है, और वही W और M के बीच में हम डिफरेंस को जानेंगे कि कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। साफ साफ दिख रहा है, अंधा भी देख लेगा कि ये दो जीन्स नजदीक नजदीक हैं, जबकि ये दो जीन्स बहुत दूर दूर है। अच्छा, W के साथ M का एक कंपैरिजन किया गया है। मान लो M कहीं इसी जीन पे इस जगह पे प्रेजेंट होता, ठीक, तो Y और W के बीच में गैप बहुत कम है, जबकि दूसरी कंडीशन में W और M के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। यहां पे लिंकेज ज्यादा है, तो जरा देखना जो रिकॉम्बिनेशन आएगा, रिकॉम्बिनेंट जो बनेंगे वो बहुत कम बनेंगे। दैट मीन्स कि ये जो बच्चे बनेंगे ये अपने पेरेंट जैसे ज़्यादा बनेंगे। दैट मीन्स कि अगर दो जनरेशन ऐसी जिनमें जीन्स में लिंकेज बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जीन्स बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो वहाँ पे नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने या तो नानी के घर की तरफ से या फिर बाबा के घर की तरफ से एग्जैक्टली लगता है कि उन्हीं की शक्ल पा गए। दो मेल फीमेल हैं, वो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक, ये जीन के लिंकेज की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। लिंकेज बहुत ज़्यादा तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, लिंकेज बहुत ज़्यादा तो नए कॉम्बिनेशन बहुत कम बनेंगे। अगर लिंकेज कम हो गई तो नए कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पे देखो, ये दो जीन्स दूर दूर हुए, दूर दूर का मतलब लिंकेज कम है, लिंक कम है, पास कम है, तो नए कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन रेशियो हो गया 37.2%, जबकि यहाँ पे है 1.3%। अब सोच के देखो जरा, जीन्स नज़दीक तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम, तुम्हारी दोस्ती ज़्यादा गहरी है तो उसको तोड़ने के चांसेस कम, तुम केवल मिले जुले हो तो कभी भी तुमसे दूर हुआ जा सकता है, तुम मिले जुले हो तो तुम्हारे नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज़्यादा, पर तुम बहुत क्लोज हो तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बहुत ही कम होते जाते हैं, नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बहुत ही कम होते जाते हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने ये क्लियरिफाई कर दिया, एक जस्टिफाइड आंसर दिया कि कैसे वेरिएशंस आते हैं पॉपुलेशन में। कई बार ओवर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो प्रोजनीज हैं वो कई बार पेरेंट की तरफ बहुत ज़्यादा दिखते हैं और कई बार बहुत कम दिखते हैं।
ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से समझ में आता है, और ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को ही एक्सप्लेन करता है। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। फिर से हमने बोला है हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ टॉपिक छूटते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, अभी उसको इग्नोर करना है। चैप्टर्स में जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर कराई जाएगी आगे आने वाली सीरीज में, ठीक है ना। तो चैनल के साथ बने रहिएगा हमेशा। अगली बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके कि सेक्स डिटर्मिनेशन हिंदी में बोलते हैं लिंग निर्धारण, और इसको एक्सप्लेन किया था हैनकिंग नाम के साइंटिस्ट ने। एक बात याद रखनी है, ड्रोसोफिला और ह्यूमन का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो सेम टाइप का होता है, उनमें भी XY क्रोमोसोम्स होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं, हमारे अंदर भी XY और XX क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स को ही समझ लेते हैं। ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पे 22 आर नोन एज ऑटोसोम्स। ये ऑटोसोम मेल और फीमेल में लगभग सेम होते हैं, बस थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशंस, ठीक। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब हम सभी को पता है सेक्स क्रोमोसोम, हम सभी को पता है कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है ना। अब सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे करेगा, ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। फीमेल में केवल पाए जाते हैं एक्स की 2 कॉपीज, जबकि मेल में एक्स और वाई ये वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन करेगा कौन। एक बात याद रखना, अभी हमने पढ़ा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। सर ये जो है ये तो होमोजाइगस है और ये जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल और फीमेल पे डिपेंडेंट नहीं है। हो गया है, ये क्या बात हो गई, अरे ऐसा ही होता है। सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल एंड फीमेल पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन पे। सर इसका मतलब फीमेल भी सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकती है? यस, बट नॉट इन ह्यूमन। इंसानों मतलब इंसानों के केस में, ह्यूमंस के केस में मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जो बर्ड्स हैं बेसिकली, अगर हम मुर्गे की बात कर लें तो वहां पे जो फीमेल होती है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन करती है। सेक्स का डिटर्मिनेशन मतलब लड़का होगा लड़की, मुर्गी होगी कि मुर्गा होगा, इसका निर्धारण कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमेशा याद रखना, सेक्स का डिटर्मिनेशन हमेशा होगा हेट्रोजाइगस पेयर के द्वारा, और ये है हमारे हेट्रोजाइगस पेयर, ये है हमारे होमोजाइगस पेयर एंड होमोजाइगस पेयर। अच्छा एक बात सुनो ना, जैसे हम गरीब आदमी हमारे पास केवल बाइक है, तुम अमीर, तुम्हारे पास बाइक और कार दोनों है, तो कौन ये चूज करेगा कि कार से घूमे कि बाइक से घूमे? ऑब्वियस सी बात है तुम चूज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों चीजें, हमारे पास एक है, ठीक है। तो हम ये चूज करेंगे कि हम बाइक से ही घूम सकते हैं, चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। लेकिन तुम आओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि सर आज कार से घूमेंगे या बाइक से घूमेंगे, है ना। तो ऑप्शन किसके पास, वही चूज करेगा कि किससे घूमना है। बस ये बात ध्यान से सुनना। यहां पे मेल के पास ऑप्शन है कि वो एक्स क्रोमोसोम वाला गैमिट बनाए या वाई वाला गैमिट बनाए, जबकि फीमेल के पास देखो गैमिट्स में वेरिएशंस तो होंगे बट मॉडल एक ही जैसा बनेगा। बात समझ में आई? हमारे पास बाइक है पर 4 बाइक है, लेकिन हम कुछ भी करके कार से नहीं घूम सकते, उसको कार नहीं बना सकते, वो बाइक ही रहेगी। भले ही एक डुकाटी हो, एक हार्ले डेविडसन हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि भैया आपके पास कार नहीं है, बाइक ही है, बस। अब शांत रहिए। अब जरा देखने वाली बात क्या है, जब इनका गैमिट बनता है तो फीमेल में केवल एक ही टाइप के गैमिट बनते हैं, दैट इज XX। और जब मेल का गैमेटोजेनेसिस होता है तो 2 टाइप के गैमेट बनते हैं, दैट इज X एंड Y। 50% बनते हैं X और 50% बनते हैं Y। तो जहां पे बात आती है सेक्स के डिटर्मिनेशन की, तो ये बिल्कुल एक तुक्के जैसा है कि यूट्रस में लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है, ये बात जानना वैसे भी गलत है, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक। तुम्हारा ये दोनों 50% चांस होते हैं मेल के, 50% चांस होते हैं फीमेल के। बट बड़े दुख की बात यह है कि भारत में महिलाएं ही महिलाओं के लिए खतरा बन जाती हैं। एक बार को अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा फेटिसाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने पढ़ा था, जब 49 मिलियन MTPs होती हैं
ठीक है ना, पर ईयर। तो एमटीपीज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं, मतलब बेसिकली फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मतलब गर्भ में जो महिला पल रही है उस महिला को दवा दे के मार डालना, सिजेरियन तरीके से मार डालना, ये एक कल्चरल प्रोग्राम ही एक तरीके से रहा है। बहुत बहुत सारी वो क्या एनजीओज ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके आज कुछ लोगों के अंदर जागरूकता आई है, सभी के अंदर हम नहीं कह सकते अभी भी। ठीक, ये गलत है, हर तरीके से गलत है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन करवा के बच्चे को मार देना, ये गलत है हर तरीके से। ठीक है, टॉपिक है तो पढ़ाना बनता है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे मेल और फीमेल बनते हैं, तो देखो फीमेल है XX, मेल है XY। इनके पास केवल एक ही टाइप का क्रोमोसोम दैट इज X, और मेल के पास दो टाइप के क्रोमोसोम X एंड Y। जब भी क्रॉस होगा तो एक बार क्रॉस होगा इसके साथ तो बनेगी XX, और एक बार क्रॉस होगा इसके साथ दैट इज XY। तो 50% चांस हुआ कि मेल बनेगा और 50 फीमेल बनेगी, और 50% ही चांस हुआ कि मेल बनेगा। तो हमारे अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन के अंदर, ये 50-50 होता है। ये केवल सेक्स क्रोमोसोम की बात है, बाकी जो ऑटोसोम्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इधर से उधर, उनमें भी क्रॉसिंग ओवर होता है, बट सेक्स का डिटर्मिनेशन हमारे सेक्स क्रोमोसोम ही करते हैं, उनमें ऑटोसोम का कोई रोल नहीं होता है। जैसा ह्यूमन के अंदर वैसा ही ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है ना। हमारे जो ग्रॉस हॉपर है उसमें ZW टाइप का क्रॉस होता है, ठीक, ZW हो जाता है मेल और ZZ हो जाती है फीमेल। और वहीं अगर हम दूसरे केस की बात करें दैट इज बर्ड्स, ठीक, तो वहां पे एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, एक मिनट जरा एनसीईआरटी को भी देखा जाए, ठीक, एक्सो टाइप XO और XX, ठीक है ना, ये भी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ पे हमारे ड्रोसोफिला मेनिनजेस्टर की बात की गई है, और ह्यूमंस में फीमेल XX और मेल XY, जबकि बर्ड्स में जो मेल है वो ZZ यानी होमोजाइगस और फीमेल हो गई ZW हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। ड्रोसोफिला और इनके केस में बिल्कुल सेम होता है। हाँ, ग्रॉस ऑपर के केस में ये XO और XY, ठीक, तो XO हो गया हमारा क्या, XO हो गया मेल, XO 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 XO, हाँ XO मेल एंड XY फीमेल, ठीक, XO मेल एंड XY फीमेल, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब ये एक अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा कैसे, उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले तो इनके पास 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है क्वीन, एक होते हैं वर्कर, और एक होते हैं ड्रोन। इसमें ये होते हैं मेल बेचारे और ये होती हैं फीमेल्स, पर ये बेचारी नहीं है, अभी समझ में आएगी जब कहानी याद आएगी, ठीक। इनके पास जो क्रोमोसोम्स की वैल्यूएशन है वो कैसी है, इनके पास है 32 क्रोमोसोम और इनके पास है 16 क्रोमोसोम। सर ये कैसा मैटर हो गया, ये 16 ये 32। अब बताते हैं ये कैसे पॉसिबल हो पाए। इनके अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो ऑब्वियस सी बात है मियोसिस होगा, मियोसिस से 16 वाले हजारों एग बनते हैं, हम दो मतलब दिखा दे रहे हैं, और यहां से इनका होगा मियोसिस। मियोसिस से गैमेटोजेनेसिस, तुम कहोगे सर मियोसिस से 1 से 4 बनता है, आप 2 क्यों बना रहे हैं। अरे मान लो ना 2 नहीं 2 लाख बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे माइटोसिस होगी, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, माइटोसिस होगी तो 16 से 16 ही रहेंगे, बट यहां मियोसिस हुई है तो 32 से 16 पे आएंगे, ठीक है ना। रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को। यहां पे हुई है माइटोसिस, इधर हुई है मियोसिस। मेल में हुई है मियोसिस, फीमेल में हुई माइटोसिस, सॉरी मेल में हुआ माइटोसिस और फीमेल में हुई मियोसिस, ठीक। मियोसिस से बना 32 से 16 वाला और माइटोसिस से बना 16 से 16 वाला, यानी इक्वेशनल डिवीजन हुआ। अब सुनो, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो 32 वाली या तो फीमेल बनेगी या तो क्वीन बनेगी, बट जो एग बिना फर्टिलाइजेशन के रह गए वो बनते हैं मेल। तो मेल बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेल जब भी बनेगा
वो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि फीमेल या फिर क्वीन बनती है फर्टिलाइजेशन से। और इसी वजह से इस पूरे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस टाइप का रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है ये हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। इसमें एक बात और कही जाती है कि ये जो मेल है इस मेल का कोई बाप नहीं है। अच्छा तुम खुद सोचो, चाहे क्वीन ही माँ बनेगी, क्वीन के ही एग से इनका जनरेशन होना है मेल का, लेकिन एक बात सोचना, क्या ये जो ड्रोन है इस ड्रोन ने इसको फर्टिलाइज किया? नहीं किया। तो ये जो मेल बना है, और मेल बनेगा केवल और केवल 16 वाले क्रोमोसोम वाला, मेल डायरेक्टली एक्स से डेवलप हो रहा है, तो एक्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी तो मेल बन रहा है। तो सर इसका बाप तो होगा ही नहीं, यानी मेल का बाप ही नहीं है, पर नाना है। बाप नहीं है पर नाना है। नाना कैसे है? ये क्वीन होगी, क्वीन का बाप होगा, क्वीन के तो फादर होंगे ना भाई, सीधी सी बात है। ये क्वीन है तो क्वीन के फादर होंगे, 100% श्योर है, इस क्वीन के फादर होंगे। लेकिन ये जो पैदा हुआ है इसके फादर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है माँ के पिता को नाना ही तो बोलते हैं, तो इसके बाप नहीं है पर नाना जरूर है। ये बात ध्यान रखनी है मधुमक्खी के सेक्स ट्रांसमिशन की। एक बार और देखते हैं, जो मेल बनेगा पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस से, जबकि फीमेल और क्वीन बनेगी फर्टिलाइजेशन से। क्वीन के पास और जो फीमेल वर्कर हैं उनके पास 32 क्रोमोसोम्स, जबकि मेल के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। दैट मीन्स अगर इनकी बॉडी दिखानी हो क्रोमोसोम में तो इनमें 16 क्रोमोसोम्स इस तरीके के, जबकि इनमें क्रोमोसोम्स के ऐसे 32 पेयर, मतलब 16 पेयर्स पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो इनके पास 16 क्रोमोसोम और इनके पास 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो ये हो गया हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन। पूछा जाता है कई बार बोर्ड्स में। ठीक, अगला टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी हम लोग सारे डिसऑर्डर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक, पेडिग्री एनालिसिस को छोड़ते हैं, आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पे। ठीक, सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं वर्ड अंधता। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें गौर करने वाली बात है, ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए हमें दो टाइप के डिसऑर्डर पढ़ने हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर। सर दोनों ही डिसऑर्डर जीन्स में ही हो रहे हैं, तो एक को मेंडेलियन बोला एक को जेनेटिक बोला, ऐसा क्यों? एक बात याद रखना, जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं ये सारे के सारे डिसऑर्डर फॉलो करते हैं मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को। दैट्स वाई इनको बोला गया है मेंडेलियन डिसऑर्डर। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अलग है। मेंडेलियन डिसऑर्डर को एक और तरीके से हम एक्सप्लेन करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पूरे जीन में हुए, मतलब इतना बड़ा क्रोमोसोम, मान लो 2.2 मीटर का डीएनए है हमारा, इस 2.2 मीटर के डीएनए के किसी भी बेस पेयर में, बेस पेयर क्या होते हैं, ये हमारा डीएनए का सेगमेंट हो गया, इस डीएनए के सेगमेंट में ये हमारे हैं बेसिस के पेयर, जैसे प्यूरिन एंड पिरामिडिन, एडेनिन के साथ थायामिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन। ठीक है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से जुड़ते हैं और इन दोनों ही जोड़ों को मिला के बोलते हैं बेस पेयर। सर अगर हमारा जो डीएनए है वो मान लीजिए एक लॉन्ग पॉलीमर है, इतना बड़ा है, ठीक, इतने बड़े में से किसी एक पॉइंट पे भी गलती हो गई तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है। किसी भी एक पॉइंट पे गड़बड़ी हो गई तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसमें जैसे ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो या तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब हो जाए या फिर क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आके जुड़ जाए। दैट मीन्स अगर ऐसी हम बात करते हैं कि मान लीजिए टॉफी का डिब्बा रखा हुआ है, ऐसे लाइन से 32 जोड़े टॉफी के डिब्बे रखे हैं, ठीक है ना, तो उस टॉफी के डिब्बे में से एक टॉफी निकाल लेना है मेंडेलियन डिसऑर्डर। 32 टॉफी के डिब्बे रखे हैं, 32 नहीं 23, हम हनी भी चल रहा है दिमाग में, 23 पेयर्स ऑफ टॉफी के डिब्बे रखे हैं, उस डिब्बे में से एक टॉफी हमने निकाली, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। यानी पूरे जीन में केवल एक बेस पेयर खराब हुआ है, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। अच्छा एक बात और, किस सेल में खराब हुआ? रिप्रोडक्टिव सेल में। मेल में हो रहा है तो स्पर्मेटोगोनिया सेल में दिक्कत होगी, फीमेल में हो रहा है तो ऊगोनिया में दिक्कत होगी। तुम्हारे नाक के सेल्स में म्यूटेशन हो जाए तो बहुत ज्यादा ट्यूमर और कैंसर होगा, तुम्हारे बच्चों को उससे तकलीफ नहीं होगी, और कैंसर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो है नहीं। मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडल के क्रॉस पर बेस्ड है, बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर
23 डिब्बे रखे, 23 पेयर डिब्बे रखे हैं अगर टॉफी के, तो तुम एक डिब्बा ही उठा लो या तो एक नया डिब्बा आके ऐड कर दो, वहां पूरा का पूरा जीन का सेट ही गायब हो जाता है या फिर सेट ऐड हो जाता है। वो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। अब जैसे ही तुम्हें सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर दिखा, दैट मीन्स कि सर सेक्स लिंक है, और ये जो लिंक है ये एक्स क्रोमोसोम पर बेस्ड है, ये ध्यान देना है। और याद रखना, जो भी डिजीज फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे होती है वो मेल प्रोजनी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। ध्यान से सुनो, जो भी फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स होंगे वो मेल प्रोजनी को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ये हम समझेंगे अभी क्रॉस से। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ग्रीन और रेड कलर में कलर का डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाता इंसान, हर एक कलर उसको दिखेगा, लेकिन ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन से जितने भी कलर होंगे उस कलर की विजिबिलिटी उसके पास नहीं होगी। ठीक है ना। अब जरा ध्यान देने वाली बात क्या है, 8% मेल इससे अफेक्टेड होते हैं जबकि 0.4% फीमेल ही अफेक्टेड होती है। ठीक है ना। अब कैसे, यहां पे फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी, जबकि मेल ऐसे एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। मेल नेवर बी कैरियर फॉर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, बट ऑटोसोमल के लिए हो सकता है। तो यहां पे हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स को भी जाना है, मतलब रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और जो सेक्स लिंक है उनको भी रखा है। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर के केस में मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, बट ऑटोसोमल के केस में हो सकता है। ये बात, ये क्लियर डिस्टिंग्विशन है, इसको ध्यान में एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है ना सर। 8% मेल और 0.4% फीमेल, इतनी पार्शियलिटी क्यों, जेनेटिक लेवल पे इक्वलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है ना, ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना। किसमें डिस्टिंग्विशन किसमें होता है, कैसे वो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ये ग्रीन और रेड कलर में डिस्टिंग्विशन नहीं हो पाता है कलर ब्लाइंडनेस के केस में। ठीक है, ग्रीन और रेड में डिस्टिंग्विशन नहीं हो पाता है कलर ब्लाइंडनेस के केस में। ठीक है, इसके क्रॉस के बारे में बात करते हैं, इसका क्रॉस कैसे होगा। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट है रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन के बेसिस पे दिखेगा उसको सब कुछ, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, पर ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखेगा, कुछ कलर्स भी दिख सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में ग्रीन और रेड कलर में डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाएगा अगला। ऐसे लोगों का अक्सर लाइसेंस वगैरह नहीं बनता है। ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अब जरा क्रॉस देखते हैं। जितने भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हैं उन सभी का कंबाइंड क्रॉस है ये। इसी क्रॉस से पूरा का पूरा खेल खत्म। एग्जाम्पल एक्स एक्स, ध्यान से सुनते हैं, एक्स 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 वाई। मेल के पास, अच्छा रिसेसिव डोमिनेंस का क्या फीचर है, क्यों फीमेल कैरियर बन जाती है पर मेल कैरियर नहीं बनता। यहां ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, जैसे मान लो डिजीज का कैरेक्टर इस एक्स क्रोमोसोम पे है पर इस क्रोमोसोम पे नहीं है। अगर यहां पे आ गया तो सर ये तो रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहां पे इस एक्स को ओवरकम करने के लिए ये एक्स मौजूद है जो इस डिजीज के असर को कम कर देगा, खत्म कर देगा, पर फीमेल के अंदर उभरने नहीं देगा। बट ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई क्रोमोसोम का होमोलॉगस नहीं है, तो ये इसको कभी भी सप्रेस नहीं कर पाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये बात ध्यान देनी है। दैट्स वाई मेल यहां पे कैरियर नहीं बन पाता, क्योंकि इस एक्स क्रोमोसोम को सप्रेस करने के लिए कोई दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। सबसे पहली बात तो कैरियर वाली हो गई कि मेल जो होंगे वो नेवर बी कैरियर, बट फीमेल कैरियर होंगी। क्यों, क्योंकि ऑटोसोमल एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए इनके पास एडिशनल एक्स की कॉपी है, तो वो उसको सप्रेस कर देता है। इसी वजह से फीमेल का जो परसेंटेज था वो 0.4 जबकि मेल का था 8%। तो चलो क्रॉस करा के देखते हैं कि क्या, क्यों ऐसा बोला गया। तो फीमेल को हमने ले लिया कैरियर कि भैया ये हो गई कैरियर, इनको डिजीज नहीं है, क्यों, इनके पास एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है। जबकि मेल बिल्कुल प्योर सीधा साधा बेचारा। क्रॉस कराएंगे, पहली जो लड़की बनेगी वो कैरियर बनेगी, दूसरा जो लड़का बनेगा वो डिजीज्ड बन जाएगा, तीसरी जो लड़की बनेगी एकदम टनाटन, और चौथा जो लड़का बनेगा वो भी टनाटन, इसको कोई डिसऑर्डर नहीं, कोई कैरियर नहीं, कोई कुछ नहीं।
ठीक, अब यहाँ पे परसेंटेज की बात कर लेते हैं। सीधा सीधा हमें जो दिख रहा है हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि सीधा सीधा क्या दिख रहा है। देखो सर, एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर के साथ है, ये ओवरकम करेगा, इसका असर खत्म करेगा, ये बन जाएगी कैरियर। सर वाई क्रोमोसोम के साथ कुछ नहीं, टाइटाइफस डिजीज्ड, और ये दोनों एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनके पास डिजीज का जीन ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक सर, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। चलिए इस बार हम मेल को फीमेल को कैरियर बना देते हैं और मेल को डिजीज बना देते हैं, ये कलर ब्लाइंड है। चलिए इनका क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे चांस क्या हुआ, ये फीमेल कलर ब्लाइंड होगी, यहाँ पे ये मेल कलर ब्लाइंड होगा, यहाँ पे ये फीमेल कैरियर होगी यानी कलर ब्लाइंड नहीं होगी, और यहाँ पे ये मेल भी कंप्लीटली प्योर बचा हुआ है। ठीक है, यानी जब मेल डिजीज है तो भी एक मेल बच जा रहा है लेकिन एक मेल कैरियर है। यहाँ पे फीमेल भी एक बच गई, मेल भी एक बच गया, लेकिन मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे डिजीज्ड हो जाएंगे। अगली एक कंडीशन क्या बनती है कि सर अगर, अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ फीमेल डिजीज नहीं थी तो भी उसने मेल को डिजीज कर दिया, जबकि वहां पे मेल डिजीज है फिर भी एक फीमेल बची हुई है, कैरियर है। अब ध्यान से यहां सुनना, एक्स 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 वाई, मान लो इस बार मेल को डिजीज है पर ये फीमेल बिल्कुल प्योर है। ये केसेस है, पहला केस फीमेल कैरियर मेल एकदम प्योर, दूसरा केस फीमेल कैरियर पर मेल को डिजीज, तीसरा केस फीमेल बिल्कुल शुद्ध साध है पर मेल जो है वो डिजीज है। इस कंडीशन में कोई भी डिजीज नहीं होगा, इस कंडीशन में कोई भी डिजीज्ड नहीं होगा, केवल ये डिजीज के कैरियर होंगे। ये क्या होंगे भाई, डिजीज के कैरियर होंगे, कोई भी डिजीज नहीं होगा। तुम देखो ये भी कैरियर, ये भी कैरियर, ये प्योर एकदम, ये प्योर और ये भी प्योर, इनको कोई डिजीज नहीं है। अच्छा अगला केस क्या हो सकता है, सर फीमेल को डिजीज कर दीजिए और मेल को कुछ मत करिए। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल कैरियर, मेल डिजीज्ड, फीमेल कैरियर, ये इस पे रहेगा और इससे जो मेल बनेगा वो बेचारा डिजीज। तो यहाँ पे देखो 100% मेल्स आर डिजीज, 100% फीमेल्स आर कैरियर, पर 0% फीमेल्स आर डिजीज्ड। तो ये बात ध्यान देने वाली है। हमने कितने क्रॉस बताए, 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस। अरे भाई 5वां भी कराना चाहते हो क्या, चलो वो भी कर देते हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में 100% प्रोजनीज आर कलर ब्लाइंड। एक बात नोट कर लो, मेंडल के जितने भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, इन सभी डिसऑर्डर के केवल यही 5 क्रॉस पॉसिबल है और कोई क्रॉस है ही नहीं। ये 5 केस और यही 5 रिजल्टेंट, इसके अलावा कुछ भी नया पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब हमें क्रॉस नहीं करा के देखना, हीमोफीलिया में हमें क्रॉस नहीं कराना, ठीक है ना। और जो हमारा वो है सिकल सेल एनीमिया, वहाँ पे भी हम क्रॉस नहीं कराएंगे क्योंकि वो ऑटोसोमल डिजीज़ है। मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो, बट वो ऑटोसोमल है, तो वहाँ पे कितने % मेल और कितने % फीमेल हो जाएंगे वो तुम्हारे इंटर लेवल की बात नहीं है। हम उसको सेक्स के जीन्स पे रख के क्रॉस नहीं करा सकते, ठीक है ना। अगली हम बात करेंगे किस पे, हीमोफीलिया के बारे में। ठीक, हीमोफीलिया का क्रॉस बिल्कुल जैसे ये बना है, इसमें भी फीमेल कैरियर रहेगी, इसमें भी मेल ज़्यादा डिजीज होंगे, फीमेल कम डिजीज होंगी, मेल कभी कैरियर नहीं होगा। जो 5 क्रॉस की पॉसिबिलिटी बताई थी वही 5 क्रॉस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी रहेगी। पर हीमोफीलिया है क्या, तो ये भी है एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर जिसमें कट लगने के बाद कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है और नॉर्मली हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है वो कुछ ही मिनट में वो इस कम ऊपर जम जाता है और जिसकी वजह से एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड रुक जाता है। बट हीमोफीलिया के केस में ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन होती है ये नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से ब्लड कॉन्टिन्यूसली बहता रहता है और कॉन्टिन्यूसली बहते रहने से एक्सीडेंटल कंडीशन में हो सकता है कि हीमोफिलिक पेशेंट्स की मौत भी हो जाए। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। इन सभी जितनी भी पेडिग्री की बात आती है जो डिसऑर्डर मेंडेलियन है, उन सभी में नाम आता है क्वीन विक्टोरिया की फैमिली का, क्योंकि उस समय उन्हीं के पास इतना पैसा था और ऐसी कुछ ही रॉयल फैमिलीज थी जो अपनी पेडिग्रीज बनवाती थी। इस वजह से जितने भी हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं ज़्यादातर वो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली के ही लोग होते हैं और उन्हीं के फैमिली से ये डिसऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। हीमोफीलिया में फिर से सुनो, एक सिंपल सा कट लगा, ब्लीडिंग हुई,
ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। हमारे तुम्हारे में लगेगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, वो भर जाएगा घाव, 2-3 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। पर इनके साथ, हीमोफिलिक पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, उनके घाव जल्दी नहीं भरते, उनका ब्लड प्रॉपरली रिश्ता रहता है, ठीक है ना। इसमें भी फीमेल कैरियर हो सकती है, हेट्रोजाइगस फीमेल जो होगी वो कैरियर हो सकती है। मेल अक्सर केसेस में डिजीज डी होते हैं, ठीक है ना। हीमोफिलिया में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डिजीज कुछ भी नहीं, क्वीन विक्टोरिया की ही पेडिग्री में ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जरा सिकल सेल एनीमिया की। इसमें ये जो जीनोटाइप है ना, इस जीनोटाइप पे ध्यान देना है। ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप पे ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि ये mRNA के कोड हैं और ये नॉर्मल हमारे डीएनए के कोड हैं। डीएनए के कोड में बदलाव होगा तो आरएनए के कोड में बदलाव होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सिकल सेल एनीमिया होती क्या है। हिंदी में बोलते हैं हंसियाकार एनीमिया। अब इसको ऐसा क्यों बोला गया, देखो नॉर्मल जो हमारे आरबीसी होती हैं, उन नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है हमारा बाइकॉनकेव, यानी ऐसे देखने पे इस तरीके से दिखती हैं, सामने से देखेंगे तो इस तरीके से सर्कुलर दिखेंगी। ये होता है नॉर्मल आरबीसी का शेप, जिसको हम बोलते हैं बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। बट जब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो, कुत्ता दौड़ा ले, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट होते हैं वो कहते हैं भैया तुम काट लो, नहीं तो भागने के चक्कर में हमारी आरबीसी टेढ़ी हो जाएगी, हम वैसे निपट जाएंगे। वो 4 सुई लगवाना ठीक, मरना नहीं ठीक। समस्या क्या होती है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। भागने से लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा भाई, ये बात हालांकि बतानी तो नहीं चाहिए पर फिर भी सुन लो। भाग रहे हो तो मसल्स ज़्यादा एक्टिव, मसल्स ज़्यादा एक्टिव तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा, और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा, तुम खींच उतना ही रहे हो, ऐसे ऐसे होता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो आरबीसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक, और ऐसे हंसिया जैसा आकार बना लेती हैं। और ये जो सिकल सेल होती हैं, ये सिकल सेल वाली आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती और ब्लड वेसल्स में फंस भी जाती हैं। इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया जो होती है वो ऑक्सीजन की कमी से होने वाला एक डिसऑर्डर है। ये हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट जैसे ही लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, आरबीसी अपना शेप चेंज करने लगेगी, नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप टू सिकल शेप, ठीक है ना, हंसियाकार जिसको बोलते हैं। क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। और हो क्यों रहा है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी मेल और फीमेल आर इक्वली इफेक्टेड बाय दिस डिजीज। यहाँ पे मेल भी कैरियर हो सकता है, फीमेल भी कैरियर हो सकता है। ये डिजीज दिखेगा तब जब 2 पेरेंट्स में से एक डिजीज हो, एक कैरियर हो, या फिर दोनों ही कैरियर हो, या फिर दोनों ही डिजीज हो, तभी ये प्रोजनी में जाता है। एक कैरियर एक डिजीज, तो हो सकता है कि अगर 4 प्रोजनी बन रहे हैं तो एक प्रोजनी में पॉसिबिलिटीज की बात होती है, 100% श्योरिटी नहीं होती किसी में। हम संभावनाओं की बात करते हैं जेनेटिक्स में कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। अब सिकल सेल की बात हो गई कि सर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ये अपना शेप चेंज करके हंसियाकार हो जाते हैं। सिकल का मतलब हो गया हंसियाकार हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके जीनोटाइप की। हमारे पास जो आरबीसी का जीन होता है वहाँ पे नॉर्मल है HBS। नॉर्मल जीन है जो हमारे पास HBA, सॉरी, जो नॉर्मल है वो है HBA, ठीक है ना। और जो दूसरा जीन है वो HBS जो हीमोफिलिया के लिए जिम्मेदार है। यहाँ बोल रहा है आउट ऑफ द 3 पॉसिबिलिटीज जीनोटाइप ओनली HBS जो होता है वही हीमोफिलिया के लिए जिम्मेदार होता, सॉरी सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार होता है। HBS। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन सर HB हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है, HBA, ठीक। इस कंडीशन में एकदम फर्स्ट क्लास आरबीसी। दूसरी कंडीशन HBS, यहाँ पे कैरियर होंगे चाहे मेल चाहे फीमेल, लेकिन आरबीसी फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है ना। बट जब कंडीशन आ जाएगी HBS की, उस कंडीशन में इनको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ये डिजीज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सिकल सेल एनीमिया है क्या, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है जीन्स पे। नॉर्मल जीन में GAG है, ठीक। नॉर्मल जीन में जो हमारा पैटर्न है वो है GAG का, GAG। तो इसका जो अपोजिट कोडॉन बनेगा वो बनेगा CTC। ये तो हमारा DNA ही है, तो DNA में हम बिल्कुल थायामीन का एडिशन करेंगे। बट जब इसका mRNA बनाएंगे तो कोड कॉपी होगा, ठीक। CG इससे कॉपी होगा क्योंकि हमारा ये है जीन, तो C से बनेगा G, T से बनेगा थायामीन एडेनिन, और नॉर्मल फिर बनेगा G। तो ये है हमारा mRNA का जीन, ठीक है ना। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कुछ दिए हुए हैं हमारे अमीनो एसिड्स, वैलिन, हिस्टामीन, ठीक है ना, ये सारे के सारे। और छठवीं जो पोजीशन है इस पे GLU का एडिशन होना चाहिए था, ठीक है ना। यानी कि GAG जब mRNA पे होगा तो छठवीं पोजीशन पे GLU का एडिशन होता। एक अमीनो एसिड की चूक और आरबीसी का सिर्फ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में सिकल सेल,
ठीक है ना। वही ये नॉर्मल जीनोटाइप है, ये क्या है, ये नॉर्मल जीनोटाइप है। वहीं पे केवल एक पॉइंट चेंज हुआ। अच्छा, पॉइंट चेंज भी कैसा हुआ सर, नॉर्मल जीन जो होता है हमारा उसमें होता है 80, ठीक, और इसमें केवल ये जीन फ्लिप हुआ है, चेंज भी नहीं हुआ है, ये टी हो गया और ये हो गया, जिसकी वजह से अब हमारा एमआरएनए बदलेगा। एमआरएनए कैसे बदलेगा, सी के साथ जुड़ेगा जी, ए के साथ जुड़ेगा यू, थायमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाता है, और यहां पे फिर से जुड़ेगा जी। सर जी ए जी की जगह एमआरएनए पे जी ए जी की जगह जुड़ गया जी यू जी, और उसकी वजह से जहां जी एल यू ऐड होना चाहिए छठवें पोजीशन पे, वहां वी ए एल ऐड हो गया, और उसी वी ए एल यानी वैलिन नाम की अमीनो एसिड की वजह से नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप वाली आरबीसी का शेप सिकल सेल हो गया। और ये सिकल सेल वाली आरबीसी कभी भी ब्लड का ट्रांसपोर्ट या फिर ब्लड को ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन नहीं कर पाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक। हमने वैसे भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बता ही दिया है कि क्या होते हैं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर की तरह नहीं होते। मेंडेलियन डिसऑर्डर वाले जितने भी पेशेंट हैं ये सारे के सारे अपनी प्रोजनीज को पैदा कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, बट जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाले हैं दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ। क्यों? क्योंकि इनकी टेस्टिस और ओवरी दोनों ही रिमिटेड हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इस कंडीशन में कंप्लीटली लॉस एंड गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, बात सभी को पता है। ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पे लिखे होते हैं कैरेक्टर। वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई हमारे पास ये 2 कॉपीज होती हैं हर एक जीन की, ठीक है ना। यहां पे मेंडल कहते हैं, मेंडल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है एनोप्लॉइडी। लॉस हो चाहे गेन हो, ठीक है ना, एनोप्लॉइडी का यूज करते हैं। तो इस एनोप्लॉइडी को देखते हुए हमारे पास 3 तरीके के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। लैंटन डाउन ने डिस्कवर किया था इसको बताया था 1866 में, ठीक, लैंटन डाउन 1866। अब जरा डाउन सिंड्रोम को देखते हैं। 21वीं जो जोड़ी होती है ना, 21 पेयर। अच्छा, ऑटोसोम्स है हमारे पास, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे करके 21 पेयर। नॉर्मली 21 पेयर पे भी ऐसे 2-2 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए, मतलब इस क्रोमोसोम्स का पेयर होना चाहिए था इस तरीके से। यहां पे जो 21वां जोड़ा होता है उसकी हो जाती है ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी हुई, ट्राइसोमी इन द सेंस कि सर कहीं से भी क्रोमोसोम आया और वो क्रोमोसोम आके जुड़ गया इनके साथ। ये मान लो बाहरी क्रोमोसोम है, किसी से भी आता है, बाहरी क्रोमोसोम होगा, मतलब पेरेंट्स का ही होगा। बाहरी क्रोमोसोम कैसे होगा, जैसे मान लो सेल डिवीजन हो रहा है, तो एक क्रोमोसोम का पेयर, दूसरे का पेयर, तीसरे का पेयर, चौथे का पेयर। और सेल डिवीजन जब हो रहा था ना, तो इस सेल डिवीजन में थोड़ी सी हो गई गड़बड़ी। तो गड़बड़ी के वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये एडिशनल पहुंच गया उस पोजीशन पे, और उस पोजीशन पे एडिशनल पहुंच गया तो वो स्पर्म मान लो गलती से भी फर्टिलाइजेशन करता है तो एक एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम वो लेके जाएगा भाई। तो लेके जाएगा तो सर जहां भी जाएगा वो बढ़ा देगा, जहां भी वो जाएगा वो बढ़ा देगा। तो यहां पे यही होता है डाउन सिंड्रोम के केस में, एक एडिशनल क्रोमोसोम एंटर कर जाता है, ठीक। ये प्रॉब्लम मेल के साइड से भी हो सकती है, फीमेल के साइड से, यानी कि oogenesis में प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कि स्पर्म खराब था या फिर एग खराब था, यानी कि ये वेरिएशन किसमें था ये किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे डिजीज जो होगा वो डिजीज भी मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। रीजन क्या? क्योंकि ये ऑटोसोम पर बेस्ड है। 21वां जो जोड़ा होगा वो ऑटोसोम होगा, 22वां भी जोड़ा होगा ऑटोसोम होगा, जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर सेक्स क्रोमोसोम पे कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो हम यहाँ पे मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सेक्स क्रोमोसोम पे डिसऑर्डर नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। अच्छा, डाउन सिंड्रोम होता क्या? सबसे पहले डाउन सिंड्रोम वाले मेंटली रिटार्ड होंगे, स्मॉल राउंड हेड, आंखें ऐसे बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई हैं, माउथ पार्शियली ओपन, ऐसे खुला रहेगा, जीभ हल्की सी बाहर, मे बी स्लाइवा रन करे, स्लाइवा नीचे गिरता रहे, ठीक। पाम जो होंगे चौड़े चौड़े होंगे, हथेलियाँ चौड़ी चौड़ी होंगी, मेंटल रिटार्ड होगा, ये तो बात पता है, बकलोल होगा सीधा सीधा समझो, ठीक। हालांकि ये उसने ये जिंदगी नहीं चुनी थी पर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऐसा ही है। लेंटन डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी 1866, मेंटली रिटार्ड, स्मॉल राउंड हेड, आंखें बाहर, मुंह पार्शली ओपन, लार टपकता हुआ, ये कैरेक्टर याद कर लेना, ठीक है ना। हमने दोस्त का नाम रख देना डाउन सिंड्रोम सारे कैरेक्टर याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अच्छा, ये
डिसऑर्डर होने वाला है मेल के अंदर। ठीक, ये डिसऑर्डर होने वाला है मेल के अंदर। होता क्या है, नॉर्मली मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, क्लाइनफिल्टर जो सिंड्रोम होता है उसमें नॉर्मल मेल ऐसा है, एक एक्स एग में हुई गड़बड़ी या फिर स्पर्म में हुई गड़बड़ी, किसके साथ हुई पता नहीं, एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है वाई के साथ। यहां पे सबसे पहली बात तो एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम जो आया है, ध्यान से सुनना फिर से, ये है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। एक एक्स, ये मेल का डिसऑर्डर है, मेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर क्लाइनफिल्टर नहीं होता है। ये किसके अंदर होगा, मेल के अंदर। एक्स वाई मेल का कैरेक्टर है, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आके मेल के साथ फर्टिलाइज हुआ या फिर स्पर्म के साथ एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम था वो जाके फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज हुआ। इन बोथ कंडीशन एक एडिशनल एक्स का सेट आके इस वाई के साथ जुड़ गया। नॉर्मली क्या होता है भाई, एक्स वाई मेल की कैरेक्टरिस्टिक है, बट एक एडिशनल एक्स आके जुड़ गया और ऐसी कंडीशन में इस मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। इस मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे और उस कंडीशन को ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगेगा और जो भी टेस्टिस वगैरह होंगे वो किसी काम के नहीं होंगे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस वहाँ नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेंगे ना कि भाई डिवीजन करे तो करे कैसे। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से सुनो, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा जिसको बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बाकी मेंटल रिटार्डेशन जैसा कोई केस यहाँ नहीं होता है। ठीक, गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया। फीमेनियन डेवलपमेंट होता है, कैरियोटाइप में चेंज होगा, कैरियोटाइप एक्स एक्स वाई हो जाएगा, जबकि नॉर्मल एक्स एंड वाई होना चाहिए था मेल में। इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक बार की ये एग की ही बात है। ठीक, मान लो ये एग की बात है या फिर स्पर्म की बात है, यहाँ पे XO टाइप है, ये फीमेल के अंदर होने वाला डिसऑर्डर होता है बेसिकली। ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम सच डिसऑर्डर कॉज द अब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल के अंदर का डिसऑर्डर है। ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम गायब ही हो जाता है, हालांकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल ही बनेगी। ठीक है ना, वाई होता तो मेल के कैरेक्टर्स आते। ऐसे समझो कि एक एक्स दूसरे एक्स से मिलने आ रहा था, किसी रीजन से टर्न होकर चला गया वापस कि भैया जाओ हम नहीं मिलेंगे तुमसे। ठीक, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल के पास केवल एक्स क्रोमोसोम ही रह जाता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसके पास आता ही नहीं है, तो अगेन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब सच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जहां पे 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे वहां पे 45 ही होगा, एक्सो। फीमेल के अंदर होने वाला डिसऑर्डर है, ओवरीज काम नहीं करेंगी, रेडिमेंटेड ओवरीज हो जाएंगी। ठीक है ना, आगे ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यहां तक हमारा जेनेटिक्स खत्म हो गया। बाकी जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी लाइव क्लास में। ठीक है ना, यहाँ पे लाइव क्लास में इन सभी टॉपिक्स को, ये एक क्रूशियल टॉपिक होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, साथ ही साथ इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वीडियो और 1-2 घंटे लंबी हो सकती थी। ठीक है ना, यही वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास की बनी होगी, वो और लंबी हो सकती थी। तो उस कंडीशन में क्या होता, ये एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो इसको हमने पहले ही कवर कर लिया ताकि मेन रिविजन क्लास जो हम लोग की लाइव चलेगी उसमें हमको इस टॉपिक को लेकर परेशान ना होना पड़े। और थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, इसकी वजह से हमने इसको पहले ही ऐड कर दिया ताकि कोई एडिशनल प्रॉब्लम ना आए इसको लेके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप आगे लाइव क्लासेस में भी बने रहिए अपने बेटर फ्यूचर के लिए। थैंक्स।